Good morning and welcome friends and dear students. पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अध्याय के अंतर्गत आज हम पादपों में निषेचन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और उनके अंदर बनने वाले स्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अर्थात लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, इन सब का निर्माण किया और उसके बाद में इनको यानी परागकण लघु बीजाणु को गुरु बीजाणु तक पहुंचाने की प्रक्रिया, परागण प्रक्रिया का अध्ययन किया, जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, परागण प्रक्रिया। और इसके बाद में अब परागण प्रक्रिया के बाद में जब परागण हो जाता है तो वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के गिर जाता है, वहां से प्रक्रिया शुरू होती है निषेचन की प्रक्रिया। तो आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत आवर्तबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है का अध्ययन करेंगे। निषेचन प्रक्रिया को पादपों के अंदर निषेचन प्रक्रिया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें कि निषेचन क्या है, तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ जाना, फ्यूजन हो जाना, संलयन हो जाना निषेचन कहलाता है। तो पादपों के अंदर नर युग्मक परागकणों के अंदर होते हैं, जबकि मादा के अंदर पादपों में, पुष्पों में मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में स्थित होता है। वहां तक पहले परागकणों को पहुंचाना है, नर युग्मकों को पहुंचाना है और उसके बाद निषेचन प्रक्रिया होगी। तो पादपों में निषेचन की खोज सर्वप्रथम आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर सर्वप्रथम निषेचन प्रक्रिया की खोज स्ट्रॉसबर्गर, सर्वप्रथम आवर्तबीजी पादपों में निषेचन प्रक्रिया का अध्ययन, निषेचन प्रक्रिया की खोज स्ट्रॉसबर्गर द्वारा 1884 में पादप कौन सा, लीलियम नामक पादप में की गई। लीलियम पादप के अंदर 1884 में स्ट्रॉसबर्गर द्वारा आवर्तबीजी पादपों में निषेचन प्रक्रिया की खोज की गई। आवर्तबीजी पादपों में नाल युग्मकी यानी साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। साइफोनोगेमी, ये साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन पाया जाता है आवर्तबीजी पादपों के अंदर। इसका हिंदी अर्थ क्या है, नाल युग्मकी। और इसका मतलब क्या है नाल युग्मकी, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के पास पराग नलिका के द्वारा पहुंचते हैं। पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। इसे साइफोनोगेमी टाइप कहते हैं, प्रकार कहते हैं। निषेचन जो है वो साइफोनोगेमी प्रकार का पाया जाता है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास पराग नलिका के द्वारा जाता है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन प्रक्रिया का अध्ययन हम मुख्य रूप से 4 पदों में करते हैं। निम्न पद हैं, वो कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। साइफोनोगेमी प्रकार का आवर्तबीजी पादपों में निषेचन पाया जाता है। साइफोनोगेमी नाल युग्मकी क्या होता है कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास पराग नलिका के द्वारा पहुंचता है। अब इसके बाद में आवर्तबीजी पादपों में निषेचन प्रक्रिया का अध्ययन निम्न पदों के अंदर किया जाता है। पहला पद है परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। पहला पद है पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण, तो ये है पहला पद। निषेचन का पहला पद है परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। परागण प्रक्रिया के द्वारा परागकण परागकोश से मुक्त होकर के विभिन्न विधियों के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये परागकण अगर अपने ही उसी पादप जाति के होते हैं तो अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से ये परागकण नमी, भोजन यानी पोषक पदार्थ, शर्करा, जल
आदि अवशोषित करके फूल जाते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से ये परागकण पोषक पदार्थ, शर्करा, नमी अर्थात जल आदि लेकर के फूल जाते हैं और इनका अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी भी जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। इनका अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी भी जनन छिद्र से, ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में, तो किसी भी जनन छिद्र से अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाता है और यह पराग नलिका वृद्धि करती हुई आगे की ओर बढ़ती है वर्तिका में। तो इसके बाद किसी भी जनन छिद्र से पराग नलिका निकल सकती है। कई जनन छिद्र होते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं। पराग नलिका निकलती है जब परागकण वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ, जल, शर्करा आदि अवशोषित करके फूल जाते हैं और उनसे अंतःचोल से बाह्य चोल में स्थित अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी भी जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को परागकणों का अंकुरण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकणों के अंकुरण में लगने वाला समय, वर्तिकाग्र पर गिर गए उसके बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकणों के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है, जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। अंकुरण काल या जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद परागकणों का जो अंकुरण में समय लगता है उसे अंकुरण काल कहते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण से एक ही पराग नलिका निकलती है। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण से एक पराग नलिका ही निकलती है। लेकिन कुछ पादप, जैसे अगर एक बात है, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती है तो इस प्रकार के अंकुरण को एक नलिकीय अंकुरण कहते हैं। एक नलिकीय अंकुरण कहते हैं। एक नलिकीय या मोनोसिफिनस जर्मिनेशन, मोनोसिफोनस जर्मिनेशन कहते हैं, मोनोसिफोनस जर्मिनेशन, एक नलिकीय। लेकिन मालवेसी, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों के परागकणों से एक से अधिक पराग नलिका निकलती है। मालवेसी कुल में, कुकुरबिटेसी कुल के परागकणों से अंकुरण के समय एक से अधिक पराग नलिका निकलती है या अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बहुनलिकीय अंकुरण कहते हैं। इस अंकुरण को बहुनलिकीय अंकुरण कहते हैं या पॉलीसिफेनस जर्मिनेशन कहते हैं। बहुनलिकीय या पॉलीसिफेनस अंकुरण कहते हैं। लेकिन एक से अधिक पराग नलिका बनती हैं तो क्या सारी पराग नलिका विषांड में पहुंचती है? नहीं। एक से अधिक, जब इनके अंदर बहुत सारी पराग नलिका निकलती हैं तो इनमें से सिर्फ एक ही पराग नलिका क्रियाशील होती है और वो पराग नलिका ही नर युग्मकों को लेकर के विषांड में या भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी वो बात निर्भर करेगी वर्तिका की लंबाई पे। वर्तिका यानी वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसके बाद लंबा भाग होता है ये, और फिर नीचे अंडाशय होता है। तो ये वर्तिका, ये जो स्टाइल है वर्तिका है, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है पराग नलिका की लंबाई। मक्का के अंदर भुट्टे से, मादा भुट्टे से बाहर निकली हुई वर्तिकाएं होती हैं रेशमी बालों की, रेशमी बालों के समान बाहर निकली हुई वर्तिका होती है, लंबी लंबी वर्तिका होती हैं। तो मक्का यानी कि जियामेस, मक्का का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नाम, मक्का में लगभग 450 mm की पराग नलिका बनती है। लगभग 450 mm की पराग नलिका जियामेस या मक्का के अंदर होती है। पराग नलिका की वृद्धि के लिए, पराग नलिका वृद्धि करे उसके लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है पराग नलिका की वृद्धि के लिए। और पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरॉन तथा कैल्शियम, व कैल्शियम यानी बी और सी, कैल्शियम सी, ये दो तत्व हैं पराग नलिका की वृद्धि के लिए, अंकुरण के लिए आवश्यक है।
पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरॉन और कैल्शियम तत्व आवश्यक होते हैं। पराग नली वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे लंबी पराग नलिका जिया मेज या मक्का के अंदर 450 mm की होती, 450 mm तक हो सकती है। ये था पहला टॉपिक। इसके अंदर पराग कणों का अंकुरण हुआ और पराग नलिका का निर्माण हुआ। एक नलिकीय बहुनलिकीय पढ़ा, अंकुरण काल पढ़ा इसके अंदर। और पराग नलिका जब वर्तिकाग्र पराग कण जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वर्तिकाग्र से शर्करा, भोजन, जल आदि अवशोषित करके फूल जाते हैं और इनका अंतः चोल बाह्य चोल में स्थित किसी भी जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। इसे पराग कण का अंकुरण कहते हैं। पराग कण के अंकुरण के समय यदि एक पराग नलिका बनती है तो एक नलिकीय अंकुरण कहलाता है, बोनस सिफोनस। और यदि बहुत सारी पराग नलिका बनती हैं, जैसे कि मालवेसी और कुकुरबिटेसी फूल में, मालवेसी में कपास, गुड़हल और भिंडी ये सब आते हैं, जबकि कुकुरबिटेसी में कद्दू, घिया, तोरू, लौकी ये सब आते हैं। तो कद्दू, लौकी, त्योरू, खीरा, ककड़ी ये सब, तो इनके अंदर इनके पराग कणों में एक से अधिक पराग नलिका निकलती है, परंतु एक ही पराग नलिका क्रियाशील होती है। ये था पहला टॉपिक, पराग कणों का अंकुरण, पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण होने के बाद में पराग नलिका वृद्धि करती हुई नीचे की ओर वर्तिका से वर्तिका में से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। तो अगला टॉपिक है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश या पराग नलिका का मार्ग। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश या पराग नलिका का मार्ग, पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश या पराग नलिका का मार्ग। तो अब पराग नलिका वर्तिका में से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। पराग नलिका वर्तिका में से होती हुई बीजांड में पहुंचती है। पराग नलिका वर्तिका में रास्ता बनाने के लिए सेल्यूलेज व पेक्टिनेज एंजाइमों का स्राव करती है। पराग नलिका के द्वारा वर्तिका के अंदर रास्ता बनाने के लिए वर्तिका के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको तोड़ने के लिए, कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइमों का स्राव करती हैं। इस सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से वर्तिका की कोशिकाएं टूट जाती हैं और पराग नलिका को रास्ता मिलता जाता है। तो पराग नलिका के द्वारा सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का स्राव किया जाता है। पराग नलिका की गति रसायन अनुवर्ती होती है। पराग नलिका की गति रसायन अनुवर्ती होती है, अर्थात अंडाशय के अंदर जो रसायन है उनकी ओर गति होती है, रसायनों के कारण से गति होती है, कीमोट्रोपिक गति पाई जाती है। पराग नलिका की गति रसायन अनुवर्ती कीमोट्रोपिक प्रकार की गति होती है, जिससे अंडाशय की ओर ही वो गति होती है, जिससे पराग नलिका अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करती है। अब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश भी कई तरीके से होता है, कई हिस्सों से होता है। तो पराग नलिका बीजांड में एक को ध्यान देना, पराग नलिका की गति रसायन अनुवर्ती होती है, जिसके कारण से वह अंडाशय की ओर गति करती है और पराग नलिका अंडाशय में इस बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश अनेक भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और किस प्रकार से होता है? तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। पहला है अंडद्वारी प्रवेश या ओरोगेमी बोलते हैं। ओरोगेमी, देखिए हम बीजांड बनाते हैं, भ्रूण कोश, ये द्वितीयक केंद्रक, अध्यावरण, देखिए ये बीजांड है।
यहाँ पर ये अध्यावरण है, निभाग है, जो आपको पहले पढ़ाया भी था, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय की संरचना, भ्रूणकोश है, बीजांडकाय है, बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ, ये सभी भाग है इसके अंदर भी। यहाँ पर ये एक बीजांड की संरचना है, गुरु बीजाणुधानी की संरचना है। इस बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है, तो किन किन रास्तों से प्रवेश करती है? अंडाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करना होता है। तो यहाँ पर अब बीजांड के अंदर प्रवेश जो है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है पोरोगेमी या अंडद्वारी प्रवेश, पोरोगेमी अंडद्वारी प्रवेश। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, अगर हम इस प्रकार से एक वर्तिका और सहित चित्र बनाते हैं, ये अंडाशय है और यहाँ पर, और इसके अंदर होता है बीजांड, अंडाशय के अंदर, तो यहाँ पर ये अंडाशय और इसमें बीजांड, तो परागकण यहाँ पर आकर के गिरेगा और परागकण यहाँ गिरने के बाद भी अंकुरित होगा और पराग नलिका इसमें से बनेगी। ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई वर्तिका में से होती हुई नीचे की ओर आएगी अंडाशय में और उसके बाद बीजांड में प्रवेश करेगी। तो बीजांड में प्रवेश करने के लिए 3 मार्ग होते हैं। देखिए, अगर पहला लिखा है हमने अंडद्वारी प्रवेश, पराग नलिका ऊपर से इस प्रकार से आ रही है और आने के बाद में इस तरह से बाहर से होती हुई, और ये जो बीजांड द्वार है इसमें से पराग नलिका अंदर प्रवेश कर जाएगी, बीजांड द्वार में से प्रवेश करती है, तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर बीजांड द्वारी प्रवेश पाया जाता है। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। जब पराग नलिका बीजांड में स्थित बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, इसे बीजांड द्वारी प्रवेश या फिर अंडद्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश, पोरोगेमी कहते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इसी प्रकार से प्रवेश होता है। दूसरा प्रवेश, सेकंड, दूसरा है निभागी प्रवेश, चलाजोगेमी, निभागी प्रवेश। चलाजोगेमी, निभागी प्रवेश। देखिए, ये हमने अंडद्वारी प्रवेश की मिटा दिया, और अब देखिए ये भाग जो है निभाग, अंडद्वार बीजांड द्वार के ठीक विपरीत क्या होता है? निभाग होता है। पराग नलिका ऊपर से आती है, इस भित्ति को भेद करके यहाँ से प्रवेश कर जाती है। अगर पराग नलिका निभाग से बीजांड में प्रवेश करती है, हम सिर्फ बीजांड में प्रवेश करवा रहे हैं, अभी भ्रूणकोश में नहीं पहुंचे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब पराग नलिका निभाग में से प्रवेश करती है, निभागी सिरे से प्रवेश करती है बीजांड में, तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। और निभागी प्रवेश किन पादपों के अंदर मिलता है? जुगलैंस, बिटुला, कैजुराइना, इन पादपों, ये आदि कुछ पादप है, जुगलैंस, बिटुला, कैजुराइना, इनके अंदर पराग नलिका निभागी क्षेत्र से प्रवेश करती है। तीसरा भाग है, तीसरा प्रवेश जो होता है वो होता है मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश। दूसरा नाम भी है इसका अध्यावरणी प्रवेश, इंग्लिश में इसे कहते हैं मीजोगेमी। जब पराग नलिका निभाग और बीजांड द्वार को छोड़ करके, जब पराग नलिका निभाग और बीजांड द्वार को छोड़ करके अन्य किसी भाग से प्रवेश करती है, तो इसे मध्य प्रवेश कहते हैं, अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। तो निभाग को छोड़ दीजिए, बीजांड द्वार को छोड़ करके अन्य भागों से प्रवेश करती है, तो इसे मध्य प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश, मीजोगेमी कहते हैं। करवा दीजिए प्रवेश, ये लीजिए, ये पराग नलिका पहुंच गई बीजांड के अंदर, तो यह बीच में से अध्यावरण में से प्रवेश कर गई, तो इसे कहते हैं बीजांड अध्यावरणी प्रवेश या मध्य प्रवेश, मीजोगेमी कहा जाता है। इस प्रकार का प्रवेश किन पादपों में पाया जाता है? कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, और पोपुलस के अंदर भी पाया जाता है। एल्सीमेला एक प्लांट है, उसके अंदर भी इस प्रकार से प्रवेश होता है पराग नलिका का। कुकुरबिटेसी में कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, वो प्लांट कद्दू वर्गीय पौधे हैं, वो सभी आते हैं, जैसे कि कद्दू है, लौकी है, तुरई, ककड़ी, खीरा, इन सब के अंदर क्या होता है? मध्य प्रवेश, पराग नलिका बीजांड में अध्यावरणी क्षेत्र से या मध्य भाग से प्रवेश करती है।
कुकुरबिटेसी में, पोपुलस में, एल्चिमेला में। तो इस प्रकार से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 मार्गों से होता है। अंडद्वारी प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, अधिकांश आवृत्ति पादप के अंदर इस प्रकार से प्रवेश मिलता है। निभागी प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड में निभागी क्षेत्र से प्रवेश करती है तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं, जैसे जुगलेंस, बिटूला, कैजुराइना। और जब पराग नलिका अंड द्वार यानी बीजांड द्वार और निभाग क्षेत्र को छोड़कर किसी मध्य भाग से किसी अन्य भाग से प्रवेश करती है तो उसे मध्य प्रवेश या अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में, पोपुलस में, एल्चिमेला में इनके अंदर इस प्रकार से प्रवेश होता है। दूसरा टॉपिक अपना पूरा हुआ। तीसरा टॉपिक निषेचन का थर्ड टॉपिक है। तीसरा टॉपिक पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। देखिए थर्ड टॉपिक पराग नलिका का भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, यहां पर ध्यान रखिएगा एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में, क्योंकि एक कोश भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है दूसरा। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश ये है। हमने पराग नलिका को किसी भी 3 माध्यमों से बीजांड में प्रवेश करवाया। अब इसे पहुंचाना है भ्रूण कोश में। ये जो बीच का भाग है ये है भ्रूण कोश। तो इस एम्ब्रियो सैक में, इस भ्रूण कोश में पराग नलिका को भेजना है। सुनिएगा, पराग नलिका बीजांड में, पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी सिरे से प्रवेश करे, किसी भी भाग से, किसी भी क्षेत्र से प्रवेश करे, लेकिन जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिए बच्चों, लेकिन जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो हमेशा बीजांड द्वार के सिरे पर स्थित सहायक कोशिकाओं के अंदर से प्रवेश करती है, सहायक कोशिकाओं के पास से प्रवेश करती है, उनके अंदर से प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी क्षेत्र से प्रवेश करे, लेकिन जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो हमेशा बीजांड द्वारी सिरे पर स्थित सहायक कोशिकाओं में से प्रवेश करती है। अपन एक चीज लेकर देखते हैं। चलिए, यहाँ पर ये है मध्य भाग, हमने पराग नलिका को मध्य क्षेत्र से एंट्री करवा दी, ठीक है, मध्य क्षेत्र से। अब मध्य भाग में आने के बाद ये पराग नलिका इस प्रकार से मध्य क्षेत्र से ये बीजांड काय में प्रवेश करेगी और इस तरह से, और बीजांड काय में प्रवेश करने के बाद ये बाहर रहेगी इसके। और अब यहां से एक मिनट, ये है बीजांडकाय वाला हिस्सा, अध्यावरण वाले हिस्से, और ये अब हमें लेके आनी है पराग नलिका। तो पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर हमेशा बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है। ये पराग नलिका यहाँ पर प्रवेश करने के बाद इसके बाहर इस तरह से आएगी और यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह से तो पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी हिस्से से प्रवेश करे, लेकिन जब यह भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो भ्रूणकोश के अंदर हमेशा बीजांड द्वारी सिरे पर स्थित सहायक कोशिकाओं में से प्रवेश करती है। सहायक कोशिकाओं में स्थित तंतु रूप समुच्चय, तंतु में समुच्चय है, उन तंतु में समुच्चय के अंदर से प्रवेश करती है और सहायक कोशिकाओं के शीर्ष पर जाकर के पहुंच जाती है। सहायक कोशिकाओं को पार करके पराग नलिका सहायक कोशिकाओं के अंदर से पार करके और कहाँ पहुंच जाती है, लगभग बीच में पहुंच जाती है, मध्य भाग में पहुंच जाती है। मध्य भाग में पहुंच करके यह पराग नलिका 2 नलिकाएं लेकर के आती है। 2 नलिकाएं होते हैं इसके अंदर और एक इसमें नलिकीय केंद्रक होता है। एक होता है नलिका केंद्रक और एक होता है, 2 होते हैं नलिकाएं, ठीक है। 2 नलिकाएं होंगे यहाँ पर और एक होगा नलिकीय केंद्रक। पराग नलिका भ्रूणकोश के मध्य में, लगभग मध्य में जाकर के या तो शीर्ष भाग से, आप यहाँ पे देखिएगा, ये पराग नलिका और ये एंट्री हो गई और ये ऊपर का भाग हमने अभी बंद कर रखा, ठीक है। इस पराग नलिका के अंदर 2 तो नरयुग्मक है, ये ब्लैक कलर की बना दी अपने 2 नरयुग्मक, और एक यहाँ पर नलिका केंद्रक है। अब पराग नलिका क्या होगा कि पराग नलिका भ्रूणकोश के मध्य में जाकर के फटेगी, तो या तो ये शीर्ष से फटेगी, बिल्कुल शीर्ष भाग से,
या फिर शीर्ष को छोड़ करके कहीं बीच में से नीचे वाले भाग से फट जाती है और फटने पर दोनों नर युग्मकों को त्याग देती है। शीर्ष भाग से किस पादप में फटती है? शीर्ष भाग जिस पादप में फटती है पराग नलिका वो है पिटूनिया। पिटूनिया नामक पादप के अंदर पराग नलिका का शीर्ष से स्फुटन होता है, जबकि नीचे से होता है कपास, भिंडी, गुड़हल आदि पादपों के अंदर पराग नलिका शीर्ष को छोड़कर कुछ निचले भाग से फटती है। तो जब पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी भाग से प्रवेश करे, लेकिन जब भ्रूणकोश से प्रवेश करती है तो हमेशा अंड समुच्चय वाले स्थान से प्रवेश करती है। जब पराग नलिका अंड समुच्चय के समीप पहुंचती है तो सहायक कोशिकाओं में उपस्थित तंतु में समुच्चय तंतु रूप समुच्चय के शीर्ष से प्रवेश करती हुई भ्रूणकोश के मध्य तक पहुंचकर अपने शीर्ष भाग जैसे पिटूनिया या फिर शीर्ष से कुछ नीचे वाले भाग यानी कपास के अंदर से फट जाती है और वहां पर दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। दोनों नर युग्मक यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। तो ये नर युग्मक ये बना दिया पर नर युग्मक दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। जब पराग नलिका फटती है उस समय नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है। नलिका केंद्रक जो कि आगे आगे रहता है उस समय पराग नलिका के अंदर पाई केंद्रक के नलिका केंद्रक स्वतः ही नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं भी इसके अंदर नष्ट हो जाती है। ये भ्रूणकोश और यहाँ पर एक कोशिका बचती है, क्या? अंड कोशिका। एक कोशिका बचती है एग सेल्स, अंड कोशिका यहाँ पर बची है, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब पराग नलिका शीर्ष से पिटूनिया या फिर शीर्ष को छोड़कर नीचे वाले भाग से फटती है कपास के अंदर से, तो उससे फटने के बाद में दो नर युग्मकों को मुक्त कर देती है और ये दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के मध्य के अंदर आ जाते हैं। पराग नलिका के फटने के साथ साथ ही नलिका केंद्र स्वतः ही नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं और इस प्रकार से पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक अंड कोशिका या मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं। यह एग सेल्स फीमेल गैमेट भी है, मादा युग्मक है, तो इसे ही कहते हैं साइफोनोगेमी। तो पराग नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक के समीप या भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। इसे साइफोनोगेमी प्रकार कहते हैं। पराग नलिका का कायी केंद्रक जो नष्ट हो जाता है, पराग नलिका का कायी केंद्रक पराग नलिका को मार्ग दिखाने का कार्य करता है, अर्थात पराग नलिका वर्तिका में से होती हुई किसी अन्य भाग में ना चली जाए, यह सीधी अंडाशय की ओर बीजांड में ही जाए, इस चीज को दिशा निर्देशित करता है नलिका केंद्रक या कायी केंद्रक। तथा अंड समुच्चय की सहायक कोशिकाएं पराग नलिका की अंड कोशिका की अंड समुच्चय की सहायक कोशिकाएं पराग नलिका के प्रवेश में सहायक होती हैं। अंड समुच्चय जो 3 कोशिकाएं होती हैं अंड समुच्चय में, एक एपिटस में, उसकी सहायक कोशिकाएं पराग नलिका के प्रवेश में सहायता करती हैं। तो नलिका केंद्रक पराग नलिका को मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। सहायक कोशिकाओं के तंतु रूप समुच्चय होते हैं, उनके कारण से पराग नलिका की प्रवेश में सहायता करती हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड टॉपिक, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो गया। अब चौथा टॉपिक यानी कि आखिरी टॉपिक, युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन मतलब इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन या त्रिसंयोजन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर युग्मकों का संलयन, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 नर युग्मक हैं, एक अंड कोशिका है, अंड कोशिका भी अगुणित है, ध्यान रखिएगा, और नर युग्मक भी, दोनों के 2 नर युग्मक क्या है वो भी अगुणित है। यहाँ पर 2 द्वितीय केंद्रक हैं, दोनों अगुणित और अगुणित हैं, परंतु दोनों जुड़ जाएंगे और ट्वेन हो जाएंगे। प्रतिमुखी कोशिकाएं भी अगुणित हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होगा। अंड कोशिका के पास में परागकण ने नर युग्मकों को, पराग नलिका ने नर युग्मकों को पहुंचा दिया है। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो
पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद भ्रूणकोश के दोनों ध्रुवीय केंद्र, सबसे पहले क्या होगा, पराग नलिका जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो भ्रूणकोश के दो ध्रुवीय केंद्र जो बीच में थे, ध्रुवीय केंद्र के ऊपर थोड़ा सा हम भ्रूणकोश बना लेते हैं यहां पर। ये तो ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक है। तो ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जब पराग नलिका प्रवेश करती है, दोनों ध्रुवीय केंद्र जुड़ करके एक हो जाते हैं, अर्थात N और N 2N अवस्था द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब दोनों नरयुग्मकों में से यहाँ पर दो नरयुग्मक त्यागे गए थे, छोड़े गए थे। ये दोनों नरयुग्मक धीमे अमीबीय गति करते हुए, धीमे धीमे गति करते हुए, अमीबीय गति होगी इनके अंदर बहुत हल्की, और उस गति करते हुए अब दोनों नरयुग्मकों में से कोई एक नरयुग्मक, दोनों नरयुग्मकों में से कोई एक नरयुग्मक, देखिए इसे हमें नष्ट कर देना है, ये नहीं है यहाँ पर। तो दोनों, अब एक नरयुग्मक जो है गति करता कहाँ पहुंचेगा, अंड कोशिका के पास पहुंचेगा और अंड कोशिका से जुड़ जाएगा। इसे युग्मक संलयन, वास्तविक संलयन, युग्मक संलयन और सत्य निषेचन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, N, यहाँ पर पहले वैसे लिखते हैं, नर युग्मक प्लस में मादा युग्मक या अंड कोशिका, और यहां पर क्या होगा, बनेगा युग्मनज, जाइगोट। नर युग्मक अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, और यहां पर जुड़ करके ये क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। इसे सत्य निषेचन, वास्तविक निषेचन, युग्मक संलयन और प्रथम निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन। तो यहां पर ये बन गया युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज बन गया। युग्मनज आगे परिवर्धन होगा युग्मनज का, और भ्रूण बनाएगा, भ्रूण के बाद बीज बनेगा, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए, एक नर युग्मक को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, एक नर युग्मक आ गया अंड कोशिका के अंदर, और अंड कोशिका के अंदर इसके केंद्र के साथ में जुड़ गया, बच गया एक नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, अब जो द्वितीय केंद्र बना है, जो पहले से ही क्या है, द्विगुणित है। अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो N प्लस N इक्वल या 2N, ये तो बन गया द्वितीय केंद्रक, और इस पर हम प्लस क्या कर देंगे, नर युग्मक, यानी कि N जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक वो N है, वो इसके साथ में जुड़ेगा, और इस प्रकार से यहां पर क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर भ्रूणकोश लिखा है, भ्रूणकोश नहीं है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था होती है, वो था, ये भ्रूणकोश है, नाम नहीं है भ्रूणकोश, भ्रूण को पोषण देगा। तो यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बनता है। इस प्राथमिक भ्रूणकोश या भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। ये प्राथमिक भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता क्या होगी, त्रिगुणित, 3n होगा ये, क्योंकि 2n ये और एक n ये जुड़ा, यहाँ पर ये 3n बन जाएगा। और यहाँ पर जो होने वाला संलयन है वो त्रिक संलयन कहलाता है। त्रिक संलयन क्यों, क्योंकि इसमें 3 केंद्र जुड़ते हैं, n 3 अगुणित केंद्र जुड़ते हैं, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता 3n होती है। पूछते हैं कई प्रकार से कि भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है, त्रिक संलयन से होता है। भ्रूणकोश की सूत्र गुणिता क्या होती है, त्रिगुणित होती है, 3n होती है। इसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम निषेचन तो ये है, प्रथम निषेचन से ये बना है, और सेकंड निषेचन ये है। इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों का ये 2 बार निषेचन पाया जाना एक विशिष्ट और सार्वभौमिक गुण है, ये द्विनिषेचन होता है। तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर प्रथम व द्वितीय निषेचन को सम्मिलित रूप से द्वितीय निषेचन कहते हैं।
द्वितीयक निषेचन की खोज, सबसे पहले द्वितीय निषेचन की खोज एस.जी. नवास्टिन 1898 के द्वारा की गई। सेकेंडरी जो निषेचन, द्वितीय निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी खोज एस.जी. नवास्टिन के द्वारा 1898 में की गई, नवास्टिन के द्वारा। द्वितीय निषेचन की खोज 1898 में नवास्टिन के द्वारा किस में की गई? एक तो फ्रीटिलेरिया व लीलियम पादप में की गई। द्वितीय निषेचन की खोज एस.जी. नवास्टिन के द्वारा, एस.जी. नवास्टिन 1898 के द्वारा लीलियम व फ्रीटिलेरिया नामक पादप में की गई। द्वितीय निषेचन की खोज नवास्टिन के द्वारा 1898 में फ्रीटिलेरिया लीलियम पादप के अंदर हुई। द्वितीय निषेचन आवृतबीजी पादपों के अंदर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो आवृतबीजी पादपों का विशिष्ट, विशेष और सार्वभौमिक गुण है, सार्वभौमिक लक्षण है। आमतौर पर त्रिसंलयन अंड कोशिका, देखिए ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर त्रिसंलयन अंड कोशिका के निर्माण के, अंड कोशिका नर युग्मक के जुड़ने से पहले होता है। अंड युग्मक या नर युग्मक संलयन अंड कोशिका में नर युग्मक संलयन से पहले होता है। आमतौर पर त्रिसंलयन अंड कोशिका व नर युग्मक के संलयन के पहले होता है, क्योंकि हमेशा युग्मनज बनने के बाद युग्मनज भोजन लेकर के भ्रूण का निर्माण करता है, भोजन भ्रूणपोष से लेता है। अतः पहले भोजन का निर्माण होगा तभी तो खाएगा, तो पहले भोजन बनता है, उसके बाद इसका निर्माण होता है। तो आमतौर पर त्रिक संलयन प्रथम निषेचन अर्थात नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन के पहले होता है। निषेचन के बाद भ्रूण कोश में शेष बची हुई जो कोशिकाएं हैं, अर्थात भ्रूण कोश में बची हुई सहायक कोशिकाएं, तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। निषेचन के बाद तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी एंटीबॉडी सेल नष्ट हो जाएंगी, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। विभिन्न पादपों में परागण व निषेचन के बीच जो समय होता है, परागण व निषेचन के बीच जो समय लगता है, वो लगभग 2 से 25 घंटे तक का होता है। अलग अलग पादपों के अंदर परागण के बाद यानी वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने के बाद से लेकर निषेचन तक के अंदर जो समय लगता है वो 2 से 25 घंटे का होता है। ये था युग्मक संलयन या द्विनिषेचन, त्रिक संलयन। द्विनिषेचन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले निर्माण त्रिक संलयन पहले होगा, प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर, लेकिन फिर भी प्रथम निषेचन सत्य निषेचन को ही कहा जाता है। ये द्वितीय निषेचन होता है, द्वितीय निषेचन होता है, ये प्रथम होता है। नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ेगा, युग्मनज द्विगुणित बनाएगा। पहले दोनों नर युग्मक, दोनों मादा के भ्रूणकोश में यानी कि भ्रूणकोश में स्थित दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर के द्वितीय केंद्रक बनाते हैं द्विगुणित। इनसे एक नर युग्मक जुड़ता है और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण त्रिक संलयन के फलस्वरूप होता है, इसे द्वितीय निषेचन कहते हैं। प्रथम और द्वितीय निषेचन दोनों को सम्मिलित रूप से द्वितीयक निषेचन कहा जाता है। आवृतबीजी पादपों में यह एक विशिष्ट और सार्वभौमिक गुण है। द्वितीय निषेचन की खोज नवास्टिन 1898 के द्वारा 1898 में फ्रीटिलेरिया व लीलियम पादप में सर्वप्रथम की गई। आवृतबीजी पादपों के अंदर निषेचन होने के बाद में, निषेचन के बाद में आवृतबीजी पादपों में त्रिक संलयन अंड कोशिका और नर युग्मक के संलयन के पहले होता है। निषेचन के बाद भ्रूणकोश में बची हुई सहायक कोशिकाएं, तीनों प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। विभिन्न पौधों के अंदर, अलग अलग पौधों के अंदर परागण से लेकर के निषेचन तक का जो समय है वो 2 से 25 घंटे का होता है। अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। अब देखिए, द्वितीय निषेचन हुआ पादप के अंदर, यानी कि द्वितीय निषेचन हुआ, तो द्वितीय निषेचन का क्या महत्व है? तो देखिए, द्वितीय निषेचन के समय क्या हुआ था कि द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक दोनों जुड़कर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं और एक इनमें नर युग्मक जुड़ता है, एक इनमें फीमेल गेमेट जुड़ता है। इस कारण से जो 3n अवस्था बनती है उसमें नर के लक्षण भी आ जाते हैं। तो इसके द्वारा पहला इंपॉर्टेंस, द्विनिषेचन का पहला इंपॉर्टेंस महत्व, इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भ्रूणकोश में आ जाते हैं, एंडोस्पर्म में आ जाते हैं, भ्रूणकोश में आ जाते हैं, जो भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। भोजन संग्रह होता है भ्रूण के लिए, भ्रूण निर्माण होगा। यह भ्रूणकोश के निर्माण को सुनिश्चित करता है।
भ्रूणपोष द्वितीयक निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। और कायिक निषेचन यानी कायिक निषेचन या अतिरिक्त संलयन को कायिक निषेचन भी कहते हैं, भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। तो कायिक निषेचन या अतिरिक्त संलयन भ्रूणपोष बनने को प्रेरित करता है, भ्रूणपोष बनने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर किरण के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये हो गया निषेचन। अब ये सभी प्रक्रियाएं जो थी ये निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं थी। कहां से? जब हम शुरू से पढ़े थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु बनना, लघु बीजाणुओं के अंदर परागकण के अंदर कायिक कोशिका जन कोशिका बनना, फिर मेगास्पोरेंजियम यानी बीजांड का अध्ययन किया, गुरु बीजाणु कैसे बना, गुरु बीजाणु से मादक मुकोद्भिद कैसे बना, मादक मुकोद्भिद बनने के बाद में परागण प्रक्रिया के बाद में निषेचन, परागण प्रक्रिया तक की घटनाएं क्या होती हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। उसके बाद में बीच में आता है निषेचन घटनाएं या निषेचन के समय होने वाली घटनाएं, जो आज हमने अध्ययन किया। निषेचन के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है उनका आज अध्ययन किया। और इसके बाद में होती है निषेचन पश्च घटनाएं, कि निषेचन होने के बाद क्या होगा, उसमें निषेचन हो जाता है। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या है? तो देखिए भाई, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन होने के बाद में, निषेचन जब हो जाता है उसके बाद में बाह्य दल, वर्तिका, अतिरिक्त पुंकेसर आदि झड़ जाते हैं। बाह्य दल, वर्तिका, अतिरिक्त पुंकेसर, दल आदि नष्ट होकर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। जो बीजांड होता है, वो बीजांड क्या बना लेता है? बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में, और बीजांड किसमें होता है? अंडाशय में। अंडाशय बदल जाता है फल में, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अंडाशय से फल विकसित होता है, बीजांड से बीज विकसित होता है, और बाकी जो अन्य चक्र होते हैं, बाह्य दल, अतिरिक्त पुंकेसर होते हैं, वर्तिका होती है, ये सभी झड़ जाती हैं। तो ये होती निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का परिवर्तन। भ्रूणपोष का परिवर्तन, कि भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण देगा, जब प्रथम निषेचन के बाद में द्विगुणित क्या बना था? युग्मनज या जाइगोट बनता है। इस जाइगोट को बनने के बाद में इस जाइगोट से अब क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, अर्थात भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण बनने के लिए इस युग्मनज में विभाजन होगा, उन कोशिकाओं में वृद्धि होगी। युग्मनज एक समसूत्री विभाजन के द्वारा बटेगा, 1 से 2, 2 से 4, 8, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, और अंत में एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा। तो इस भ्रूण के बनने के लिए अनेक कोशिकाओं का विभाजन होगा, उन कोशिकाओं को भोजन मिलेगा, उनमें वृद्धि भी होगी। तो इस प्रकार से वृद्धि करने के लिए, विभाजन होने के लिए इस युग्मनज को भोजन देगा ये भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का परिवर्तन पहले होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, भोजन का उत्तक बनेगा। तो ये भ्रूणपोष पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन हम पढ़ेंगे, भ्रूणपोष का परिवर्तन, जिसके अंदर भ्रूणपोष जो है केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो ये 3 प्रकार से भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। भ्रूणपोष जो टॉपिक है, भ्रूणपोष का परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर के सवाल के अंदर, 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो हम चित्र के माध्यम से भ्रूणपोष का अध्ययन करेंगे। आज के लिए